गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? साकेत आइस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और आज हमारे इंडियन इकोनॉमी के इस बेसिक कॉन्सेप्ट में हम कुछ बेसिक चीज़ों की बात करेंगे। और इस बेसिक चीज़ में आपको हम बताएंगे पावर्स ऑफ मार्केट क्या होते हैं, प्राइस फ्लक्चुएशंस क्या होते हैं, रूल ऑफ डिमांड किसे कहते हैं, और मार्केट प्राइस क्या होते हैं। आज हम इस पर बात करने वाले हैं। तो इन पर बात करने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, अगर आपको इसका आंसर पता हो तो प्लीज बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कि जब मार्केट में हम और आप जाते हैं और जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो उस सामान की जो कीमतें हैं, जो प्राइस हैं, वो कौन डिसाइड करता है? यानी कि मार्केट में जो सामान खरीदा जा रहा है या बेचा जा रहा है उसके जो प्राइस हैं वो कौन डिसाइड करता है? प्राइस डिसाइड करने में तीन पावर्स यहाँ पर हो सकती हैं, तीन चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। एक हो सकता है खरीदने वाला, दूसरा हो सकता है बेचने वाला, और तीसरा हो सकता है कोई पावर या अथॉरिटी। यानी कि एक ऐसी अथॉरिटी जो मार्केट को मैनेज करती है वो डिसाइड कर सकती है। दूसरा कौन कर सकता है? खरीदने वाला जो है वो कर सकता है। यानी कि जैसे हम और आप क्या हैं, सामान खरीदने जाते हैं, परचेज करने जाते हैं, तो हम तय करेंगे सामान कितने का हम खरीदेंगे, या जो बेचने वाला है वो तय करेगा कि सामान कितने का बिकेगा। यानी कि यहाँ पर जो बायर है और जो सप्लायर है और इसके अलावा जो मार्केट कंट्रोलर अथॉरिटी है, ये तीन पावर्स जो है इनमें से कौन डिसाइड करता है कि मार्केट प्राइस क्या होंगे? इसका आंसर अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो में ये आंसर तो आपको मिल ही जाएगा। तो पावर्स ऑफ मार्केट की जब हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो मार्केट प्राइस है ये सीधे पावर्स ऑफ मार्केट से कनेक्ट होते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे मार्केट प्राइस क्या होते हैं, फिर आपको बताएंगे कि पावर्स ऑफ मार्केट किसे कहते हैं, यानी कि मार्केट को जो बैलेंस रखती हैं ऐसी पावर्स कौन है। फिर बताएंगे कि जो प्राइस में फ्लक्चुएशंस होते हैं, प्राइस अप हो जाते हैं और प्राइस डाउन हो जाते हैं, ये कैसे होता है। और लास्ट में आपको हम बताएंगे कि जो रूल ऑफ डिमांड है ये कैसे काम करता है मार्केट में। इनसे आपको इकोनॉमी के बेसिक्स की जानकारी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मार्केट प्राइस से, ठीक है। तो मार्केट प्राइस वो प्राइस होते हैं, देखिए प्राइस और कॉस्ट में थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस समझ लीजिए। जनरली हम और आप बोल देते हैं कि कॉस्ट क्या है। कॉस्ट होता है वो जिस पर कोई सामान बनाया जाता है, और प्राइस होता है वो जिस पर कोई सामान बेचा जाता है, ठीक है। जैसे ये पेन की कॉस्ट कुछ और हो सकती है, प्राइस कुछ और हो सकता है। कॉस्ट वो है जिस पर ये बनाया गया है और प्राइस वो है जिस पर ये खरीदा और बेचा जा रहा है। कॉस्ट और प्राइस अलग अलग हो सकती हैं। एक अलग वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टैक्स और सब्सिडी की वजह से कॉस्ट और प्राइस के बीच में डिफरेंस आता है, ये क्या होता है, ये एक अलग टॉपिक होगा। यहाँ हम मार्केट प्राइस की बात करते हैं। तो मार्केट प्राइस वह होता है जिस प्राइस पर कोई जो सामान होता है वो खरीदा और बेचा जाता है। यानी कि जब कोई सामान किसी कीमत पर खरीदा और बेचा जाता है, यानी कि जिस कीमत पर किसी वस्तु का क्रय और विक्रय होता है, सेल परचेज होता है, उस कीमत को हम क्या कहते हैं? बाजार कीमतें कहते हैं। और वास्तव में कीमतें कहते हैं जिस कीमत पर कोई सामान खरीदा और बेचा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कीमतें कहते हैं। अब ये कीमतें कई प्रकार की होती हैं, तो इनमें से जो बाजार कीमत है आज हम इस पर बात करेंगे। अलग कीमतें क्या होती हैं? जैसे प्रशासनिक कीमतें, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस होते हैं, जैसे कंट्रोल्ड प्राइस होते हैं, नियंत्रित मूल्य होते हैं। लेकिन ये क्या है? बाजार कीमत, मार्केट प्राइस। तो बाजार कीमत वे होती हैं जिनका निर्धारण कौन करता है? इनका निर्धारण कोई नहीं करता, मार्केट पावर्स इनका निर्धारण करती हैं। और मार्केट पावर्स कौन कौन है? मार्केट पावर्स है डिमांड, इसको समझिएगा अच्छे से, डिमांड और सप्लाई। डिमांड और सप्लाई ही वो पावर्स हैं जो जिन पर पूरा मार्केट टिका होता है। और ये डिमांड और सप्लाई, डिमांड को हम बोलते हैं मांग और सप्लाई को हम बोलते हैं पूर्ति। तो मांग एवं पूर्ति यानी कि वस्तु की मांग, बाजार में किसी वस्तु की मांग और उस वस्तु की पूर्ति के आधार पर ही उस वस्तु की कीमतों का निर्धारण होता है। तो वे कीमतें, किसी वस्तु की ऐसी कीमतें जिनका निर्धारण ना तो सरकार करती है,
न कोई अथॉरिटी करती है, न ग्राहक करता है, न विक्रेता करता है, बल्कि ऐसी कीमतें जो वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति के अनुसार अपने आप चेंज होती हैं, ऐसी कीमतों को हम बाजार कीमत या मार्केट प्राइस कहते हैं। और क्योंकि मार्केट प्राइस जो है ये वस्तुओं की मांग और पूर्ति के आधार पर अपने आप बदलती हैं, इसलिए इसमें अपने आप चेंज होता है, जिसे हम फ्लक्चुएशंस कहते हैं। और ये जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, फ्लक्चुएशन मतलब उतार चढ़ाव, यानी कि जब कीमतें अधिक हो जाएं या कीमतें कम हो जाएं, इसको हम बोलते हैं प्राइस फ्लक्चुएशंस। तो प्राइस फ्लक्चुएशंस मार्केट प्राइस में अपने आप होता है, क्योंकि मार्केट प्राइस अपने आप ही तय होती हैं, इन्हें ना तो सरकार तय करती है, ना ही कोई व्यक्ति तय करता है। तो ये जो मार्केट प्राइस है, इसका जो लॉ है जिसके आधार पर कीमतें तय होती हैं, उसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई क्या कहता है? यह लॉ ये कहता है कि जब किसी वस्तु की सप्लाई यानी कि पूर्ति और उसकी डिमांड के बीच में बैलेंस होता है, यानी कि जब किसी वस्तु की मांग और उसकी पूर्ति बराबर होती है, तो उस वस्तु की जो मार्केट प्राइस है, उस वस्तु की जो मार्केट प्राइस है वो भी कैसे होंगी? बैलेंस्ड होंगी, यानी कि उसकी मार्केट प्राइस जो है वो बैलेंस्ड होंगी अगर वस्तु की मांग और पूर्ति यानी कि डिमांड और सप्लाई बैलेंस होती हैं। जैसे अगर बाजार में 100 वस्तुएं खरीदी जा रही हैं और 100 ही वस्तुएं बाजार में उपलब्ध हैं, तो उस वस्तु की जो कीमतें होंगी वो कैसी होंगी? बैलेंस होंगी, यानी कि सामान्य होंगी, ना कम ना ज्यादा। और सामान्य कीमतें या बैलेंस्ड प्राइस क्या होते हैं? वे कीमतें जो वस्तु की लागत और न्यूनतम लाभ यानी कि मिनिमम प्रॉफिट और कॉस्ट के साथ तैयार की जाती हैं, वे होती हैं वस्तु की बैलेंस्ड प्राइस। तो जब किसी वस्तु की मांग और पूर्ति समान होती है, बराबर होती है, तो प्राइस हमेशा बैलेंस्ड होते हैं और इसमें इकोनॉमी और मार्केट स्टेबल होते हैं। लेकिन अगर ये डिमांड इंक्रीज हो जाती है और सप्लाई इतनी ही रहती है, यानी कि जब सप्लाई में कोई वृद्धि ना हो लेकिन डिमांड में वृद्धि हो जाए, तो प्राइस फ्लैक्चुएट कर जाते हैं, प्राइस बढ़ जाते हैं। और इसी कंडीशन अगर ये कंटिन्यू होता रहता है, निरंतर वस्तु की मांग बढ़ती रहती है लेकिन पूर्ति नहीं बढ़ती, जैसे बाजार में वस्तुओं की जो स्टॉक है वो 100 है लेकिन बिक्री ज्यादा हो रही है, लोग ज्यादा खरीद रहे हैं। जैसे मान लीजिए बाजार में 100 वस्तुएं उपलब्ध हैं लेकिन 200 वस्तुएं खरीदी जा रही हैं, लोग डिमांड कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये सामान जो है वो महंगा हो जाएगा और लगातार ये महंगाई बढ़ती जाएगी। इसे हम कहेंगे इन्फ्लेशन। क्या कहेंगे? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई या स्फीति। यानी कि स्फीति कब आती है? जब डिमांड सप्लाई का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है और जब किसी वस्तु की डिमांड उसकी सप्लाई से ज्यादा हो जाए, मार्केट में सामान कम हो लेकिन खरीदने वाले ज्यादा हो, तो वह सामान महंगा हो जाता है और इस स्थिति को, बाजार की इस कंडीशन को हम कहेंगे इन्फ्लेशन। यह क्या है? फ्लक्चुएशन है, प्राइस फ्लक्चुएशन है। कैसा फ्लक्चुएशन है? प्राइस बहुत तेजी से अप हो रहे हैं, तो इसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर इसके उल्टा हो जाए, यानी कि अगर मार्केट में 100 वस्तुएं उपलब्ध हो, सप्लाई 100 हो लेकिन डिमांड कम होकर के 50 रह जाए, यानी कि डिमांड में कमी हो जाए और सप्लाई उतनी ही रहे, सप्लाई अधिक हो गई और डिमांड कम हो गई, ऐसी स्थिति में इसकी जो प्राइस है वो तेजी से कम हो जाएंगी। और जब ये लगातार कम होंगी तो इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे रिसेशन। ठीक है, रिसेशन या डिप्रेशन या मंदी, यानी कि जो स्फीति है
और जो मंदी है, ये स्फीति और मंदी तब आती है जब बाजार में डिमांड और सप्लाई का बैलेंस बिगड़ जाता है। जैसे ही डिमांड सप्लाई का बैलेंस बिगड़ता है, वैसे ही मार्केट प्राइस फ्लैक्चुएट करने लग जाते हैं, और ये जब ऊपर की तरफ फ्लैक्चुएट करते हैं तो इन्फ्लेशन होता है, और जब ये डिक्रीजिंग रेशियो में फ्लैक्चुएट करते हैं तो रिसेशन होता है। अगर मार्केट प्राइस को बैलेंस रखना है तो डिमांड और सप्लाई को बैलेंस रखना पड़ेगा। जैसे अगर मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत तेजी से फैल रहा है, यानी कि अगर मार्केट में स्फीति को सामान्य तरीके से क्या कहते हैं हम, महंगाई, अगर महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही हो तो इसका सीधा सा मतलब है कि बाजार में वस्तु की मांग बहुत ज्यादा है, यानी कि कोई वस्तु बहुत ज्यादा खरीदी जा रही है, लेकिन बाजार में वस्तु की जो पूर्ति है वो बहुत कम है। यानी कि बाजार में वस्तुओं की उपलब्धता कम है लेकिन बिक्री ज्यादा हो रही है, लोग ज्यादा मांग रहे हैं, ज्यादा खरीद रहे हैं, इसलिए महंगाई बढ़ गई है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया जाएगा, जो मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है और पूर्ति कम हो गई है, इसका बैलेंस करने के लिए क्या किया जाएगा, या तो मांग में कमी की जाएगी या तो पूर्ति को बढ़ाया जाएगा, और दोनों को बराबर करके कीमतों को बैलेंस किया जाएगा। क्योंकि बाजार कीमतें वे कीमतें होती हैं जिनका निर्धारण ना तो बायर करता है, ना सेलर करता है, ना ही कोई मार्केट अथॉरिटी करती है, बल्कि बाजार कीमतों का निर्धारण अपने आप होता है वस्तु की मांग और पूर्ति के अनुसार। जैसे अभी हाल ही में क्या हो गया था, टमाटर की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी क्योंकि टमाटर की पूर्ति घट गई थी। ठीक है, टमाटर की पूर्ति घट गई थी क्योंकि बाजार में प्रॉपर टमाटर नहीं आ पा रहा था, जबकि मांग पहले की तरह ही बनी रही थी, जिसकी वजह से टमाटर बहुत महंगा हुआ। अब जाकर के नया उत्पादन होकर के बाजार में नया टमाटर आ गया तो टमाटर की कीमतें बैलेंस हो गई। तो इस मांग पूर्ति के नियम के आधार पर बाजार में कीमतों को स्टेबल रखने का प्रयास किया जाता है। आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति के द्वारा और सरकार अपनी राजकोषीय नीति के द्वारा समय समय पर वस्तुओं की मांग और पूर्ति को बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति के द्वारा वस्तुओं की मांग को प्रभावित करती है, क्योंकि वस्तु की मांग किससे जुड़ी होती है, वस्तु की मांग जुड़ी होती है कंज्यूमर की परचेजिंग पावर से, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर से जुड़ी होती है। किसी भी वस्तु की मांग तभी कर पाएगा कोई ग्राहक जब उसके पास परचेजिंग पावर होगी, और ग्राहक की परचेजिंग पावर को सीधे आरबीआई अफेक्ट करता है। आरबीआई ग्राहक की परचेजिंग पावर को कैसे अफेक्ट करता है, सीआरआर के द्वारा करता है, एसएलआर के द्वारा करता है, बैंक रेट के द्वारा करता है, और रेपो रेट के द्वारा करता है, रिवर्स रेपो रेट के द्वारा करता है, और ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा करता है। ये क्या है, ये सभी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के पार्ट हैं। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके टूल्स हैं ये। तो आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के थ्रू क्या करता है, इसके थ्रू आरबीआई कंज्यूमर की परचेजिंग पावर को चेंज करता है, और जैसे ही कंज्यूमर की परचेजिंग पावर चेंज होती है, कंज्यूमर द्वारा जो डिमांड की जा रही थी उसमें भी चेंज आ जाता है। जैसे अगर डिमांड बहुत ज्यादा है तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर कम कर दी जाएगी, और डिमांड बहुत कम है तो परचेजिंग पावर बढ़ा दी जाएगी, जिसके लिए इन टूल्स में चेंज किए जाएंगे। मॉनेटरी पॉलिसी का वीडियो देखिएगा। तो कुल मिलाकर के, और सरकार क्या करती है, सरकार ज्यादातर सप्लाई साइड को देखती है। यहाँ पर इसको अच्छे से देख लें, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई जब बैलेंस रहेंगे तभी मार्केट बैलेंस रहेगा।
डिमांड और सप्लाई को ही क्या कहा जाता है? डिमांड और सप्लाई को ही द पावर्स ऑफ मार्केट कहा जाता है, बाजार शक्तियां कहा जाता है, क्योंकि यही दो पावर हैं जो मार्केट को संभालते हैं या मार्केट को डिस्टर्ब करते हैं। इसीलिए पूरा फोकस यानी कि हमारी जितनी भी मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी है उनका फोकस डिमांड और सप्लाई ही पर ही होता है। ध्यान दें, डिमांड का कनेक्शन किससे है? डिमांड का कनेक्शन है कंज्यूमर की परचेजिंग पावर से। कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर है उससे सीधे डिमांड पर असर पड़ता है। और सप्लाई किससे प्रभावित होती है? प्रोडक्शन से प्रभावित होती है सप्लाई। ठीक है, तो परचेजिंग पावर को कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। परचेजिंग पावर को आरबीआई कंट्रोल करता है, किसके थ्रू? आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से इसे कंट्रोल करता है। आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स जो मैंने सीआरआर एसएलआर बताए उनके थ्रू कंज्यूमर की परचेजिंग पावर को कंट्रोल करता है, और परचेजिंग पावर के थ्रू वो कंज्यूमर की डिमांड को, क्योंकि आफ्टर ऑल किसको बैलेंस करना है? डिमांड को। तो डिमांड को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव रोल प्ले करती है। और दूसरी जो पावर्स है मार्केट की, सप्लाई, इसको बैलेंस करना या इसको कंट्रोल करने के लिए प्रोडक्शन को कंट्रोल करना होता है। और प्रोडक्शन को बैलेंस करने का कार्य कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, या हम इसको कह सकते हैं गवर्नमेंट ही रखी है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको कैसे कंट्रोल करती है? बाय बजट कह सकते हैं हम इसको बजट कह सकते हैं, लेकिन बजट से आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं तो इसको मैं बजट हटा देती हूँ। सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है? इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी जो है उसको यूज करती है। और फिजिकल पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट किस में चेंज करती है? टैक्स में चेंज करती है। और क्या करती है? सब्सिडी में चेंज करती है। तो गवर्नमेंट टैक्स, सब्सिडी और अदर्स, गवर्नमेंट के पास बहुत सारे राइट हैं। अदर्स में क्या आ जाता है? अदर्स में वेलफेयर प्लानिंग्स आ जाती हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आ जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट आ जाता है। तो गवर्नमेंट बहुत सारे काम जो करती है इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए और सप्लाई साइड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसी को हम बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। तो गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी के थ्रू सप्लाई साइड को बैलेंस करती है, और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू डिमांड साइड को स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि डिमांड साइड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए परचेजिंग पावर होती है, और किसी व्यक्ति की परचेजिंग पावर से ही उसकी डिमांड का लेवल तय होता है। अगर परचेजिंग पावर ज्यादा है तो डिमांड भी ज्यादा होगी, और अगर परचेजिंग पावर कम है तो डिमांड भी कम होगी। तो आरबीआई परचेजिंग पावर को घटाकर और बढ़ाकर डिमांड को घटाता और बढ़ाता है, क्योंकि डिमांड घटने और बढ़ने से सीधे प्राइस घटते और बढ़ते हैं। और अगर प्राइस को स्टेबल करना है, इकोनॉमी को इन्फ्लेशन और रिसेशन से बचाना है, तो डिमांड का बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरे ये देखिए, डिमांड को बैलेंस करके प्राइस को स्टेबल करना एक टेम्परेरी प्रोसेस होता है, यानी कि टेम्परेरी, अभी तुरंत अगर इकोनॉमी को आपको बचाना है या प्राइस को स्टेबल करना है, जैसे इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत तेज बढ़ रही है, मंदी बहुत तेज घट रही है, तो आरबीआई इसको तुरंत रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का प्रयोग करता है। लेकिन लॉन्ग टाइम स्टेबिलिटी के लिए फिर गवर्नमेंट की जो फिजिकल पॉलिसी है वही काम करती है, क्योंकि गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी के थ्रू बजट के माध्यम से जो भी काम करेगा वो लॉन्ग टाइम के लिए होंगे, लॉन्ग लास्टिंग होंगे। जैसे प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, अब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम करने होंगे, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स में छूट देनी पड़ेगी, फार्मर्स को सब्सिडी देनी पड़ेगी, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बहुत सारे रिफॉर्म छूट देनी पड़ेगी, इकोनॉमी के बेसिक स्ट्रक्चर में गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के सप्लाई साइड पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा। तो सप्लाई को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो भी किया जाएगा
उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है और तब तक के लिए मार्केट को इन्फ्लेशन और रिसेशन से बचाने में आरबीआई का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ये काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमने क्या जाना। हमने अभी जाना कि हमारी इकोनॉमी में हमने जो 3 चीजें अभी देखी, पावर्स ऑफ मार्केट। पावर्स ऑफ मार्केट में हमने देखा क्या होते हैं, वे पावर्स जो मार्केट को संभालते हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला है डिमांड और दूसरा है सप्लाई। तो डिमांड और सप्लाई हमारे कौन है? पावर्स ऑफ मार्केट है, क्योंकि पूरा मार्केट इन्हीं पर डिपेंड करता है। प्राइस फ्लक्चुएशंस में हमने क्या देखा, प्राइस जब ऊपर की तरफ फ्लक्चुएट होते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं, महंगाई बोलते हैं। और प्राइस जब नीचे की तरफ जाते हैं, डिक्रीजिंग जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम रिसेशन बोलते हैं। और इसी रिसेशन को हम क्या बोलते हैं? डिप्रेशन बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं डिप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। और रूल ऑफ डिमांड अभी हम बताएंगे। मार्केट प्राइस में आपने क्या जाना? मार्केट प्राइस वो होते हैं जिनका निर्धारण कौन करता है? इनका निर्धारण करते हैं पावर्स ऑफ मार्केट, ठीक है। तो वो प्राइस जिनका निर्धारण पावर्स ऑफ मार्केट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मार्केट प्राइस होते हैं। और पावर्स ऑफ मार्केट में जो लॉ ऑफ डिमांड सप्लाई है वो कहता है, मांग पूर्ति का नियम कहता है कि जब किसी वस्तु की मांग उसकी पूर्ति से ज्यादा हो जाती है तो वह वस्तु महंगी हो जाती है, और जब ऐसा लगातार होता है तो इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। और जब किसी वस्तु की मांग उसकी पूर्ति से कम हो जाती है तो कीमतों में गिरावट आती है, और ऐसा निरंतर होता है तो इसे मंदी या रिसेशन कहा जाता है। इतनी चीजें आपने समझ ली। अब बचा है हमारा रूल ऑफ डिमांड। तो चलिए रूल ऑफ डिमांड को हम लोग समझ लेते हैं क्या है। रूल ऑफ डिमांड या लॉ ऑफ डिमांड, कुछ भी इसको हम कह सकते हैं। तो रूल ऑफ डिमांड का मतलब होता है मांग का नियम, ठीक है, मांग का नियम। अभी हमने क्या पढ़ा? मांग पूर्ति का नियम। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? मांग का नियम। दोनों में अंतर है। मांग पूर्ति का नियम हमें यह बताता है कि किसी वस्तु की बाजार कीमतों का निर्धारण और उनमें परिवर्तन कैसे होता है, और मांग का नियम हमें यह बताता है कि ग्राहक द्वारा किसी वस्तु को खरीदने का निर्णय कैसे लिया जाता है, यानी कि ग्राहक पर कीमतों का क्या प्रभाव पड़ता है, किसी वस्तु की मांग पर उसकी कीमतों का क्या प्रभाव पड़ता है, ये जानने के लिए मांग का नियम हमें समझना पड़ेगा। और मांग का नियम यह कहता है कि वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग, यानी कि प्राइस और डिमांड, इनके बीच में विपरीत संबंध होता है, ऐसा मांग का नियम कहता है। कैसे विपरीत होता है? मांग का नियम ही कहता है कि जब प्राइस बढ़ जाते हैं तो उस वस्तु की डिमांड घट जाती है, यानी कि जब कोई सामान महंगा हो जाता है तो लोग उसको खरीदना कम कर देते हैं, और जब किसी वस्तु की प्राइस कम हो जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है, यानी कि जब सामान सस्ता होता है तो लोग ज्यादा खरीदते हैं, और जब सामान महंगा होता है तो लोग कम खरीदते हैं। ये मांग का नियम कहता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मांग के नियम में यह कहा गया है कि मांग का यह नियम सभी वस्तुओं पर समान रूप से कार्य नहीं करता, क्योंकि बाजार में कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिनकी मांग उनकी कीमत से प्रभावित नहीं होती, यानी कि सामान चाहे महंगा हो या सस्ता हो, ग्राहक को जितनी जरूरत है वो उतना ही खरीदेगा। तो मांग के इस नियम के आधार पर, मांग के नियम के आधार पर वास्तव में पहले माना जाता था कि 3 प्रकार की वस्तुएं होती हैं। पहले माना जाता था कि 2 प्रकार की वस्तुएं होती हैं, लेकिन बाद में 3 प्रकार की वस्तुओं को स्वीकार किया गया। पहली वस्तुएं जिन्हें हम बोलते हैं लोचदार वस्तुएं। लोचदार वस्तुएं, लोचदार वस्तुएं क्या होती? लोच का मतलब होता है कर्व, ठीक है। लोच का मतलब होता है कर्व, यानी कि कर्व का मतलब होता है ढलान या लोच। इन्हें लोचदार वस्तुएं इसलिए कहा जाता है कि जिस अनुपात में
कीमत परिवर्तन होता है उसी अनुपात में मांग में भी परिवर्तन हो जाता है। यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनमें अगर कीमतों में 50% की वृद्धि हुई है तो मांग में 50% की कमी हो जाएगी, ठीक है। और अगर कीमतों में 50% की कमी हुई है तो मांग में 50% की वृद्धि हो जाएगी। यानी कि बाजार में उपलब्ध ऐसी वस्तुएं जिनकी कीमतें जिस अनुपात में घटती और बढ़ती हैं उसी अनुपात में उनकी मांग भी घट बढ़ जाती है, ऐसी वस्तुओं को हम बोलते हैं लोचदार वस्तुएं। और इन्हीं वस्तुओं पर विक्रेता बहुत सारे ऑफर दे करके कंज्यूमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए शर्ट है, कपड़े हैं, जूते हैं। आप अगर घर से 2000 रुपए लेकर के गए थे और आपने सोचा कि एक जोड़ी जूता खरीद के लाएंगे, लेकिन आपने मार्केट में देखा कि जूते की कीमतों पर 50% ऑफर चल रहा है, निश्चित तौर पर आप 2 जोड़ी जूते खरीद करके लाएंगे, क्योंकि आपने देखा कि जितने परसेंट कीमतें घटी उतने ही परसेंट आपकी मांग में वृद्धि हो गई। तो जूता यहाँ पर क्या हो गया, लोचदार वस्तु हो गया। जिस अनुपात में कीमतें घटी उसी अनुपात में आपने ज्यादा सामान खरीदने की योजना बना ली। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन पर कीमत बढ़ने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इन्हें हम बेलोचदार वस्तुएं कहते हैं। ये वो वस्तुएं हैं जिनकी कीमत घटने और बढ़ने से आप सामान ज्यादा और कम नहीं खरीदते, जैसे कि दवाइयां, ठीक है, दवाइयां, जैसे कि नमक। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप अपनी आवश्यकता के अनुसार खरीदते हैं, ना कि कीमत के आधार पर। इन वस्तुओं को खरीदते समय आप इनकी कीमत देखते हैं कि अगर कीमत घट गई तो ज्यादा खरीद लेंगे, कीमत बढ़ गई, कीमत घट गई तो ज्यादा खरीद लेंगे, कीमत बढ़ गई तो कम खरीदेंगे। लेकिन इनको खरीदते समय आप कीमत से ज्यादा आवश्यकता पर ध्यान देते हैं। अगर आपको जरूरत है और जितनी जरूरत है आप उतनी ही दवाइयां खरीदेंगे। ऐसा नहीं होगा कि दवाइयां सस्ती मिल रही हैं तो बहुत सारी दवाइयां खरीद के खा लेंगे, या दवाइयां महंगी हैं तो बीमार होने पर भी दवाई नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसे ही नमक के संदर्भ में है, अगर नमक महंगा हो जाएगा तो आप नमक खाना छोड़ नहीं देंगे, और नमक सस्ता हो जाएगा तो आप एक की जगह 4 चम्मच नमक नहीं खाएंगे। ये अति आवश्यक वस्तुएं हैं जिन्हें ग्राहक केवल अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदता है, ना कि कीमत देखकर। इसीलिए इन वस्तुओं पर मांग का नियम काम नहीं करता और विक्रेता इनमें किसी तरह का ऑफर आपको नहीं देता। आपने अब तक कभी भी दवाइयों और नमक पर किसी तरह का ऑफर मार्केट में नहीं सुना होगा। तो ये वो वस्तुएं हैं। पहले माना जाता था कि बाजार में 2 ही तरह की वस्तुएं हैं, या तो लोचदार हैं या तो बेलोचदार हैं। लेकिन बाद में एक अर्थशास्त्री हुए, उन्होंने कहा नहीं भाई रुकिए, एक और वस्तुएं होती हैं जिनके बारे में ह्यूमन नेचर पर डिपेंड करता है, मानव स्वभाव के आधार पर जो वस्तुओं की बात बताई अर्थशास्त्री गिफिन ने, उसी के नाम पर इनका नाम पड़ गया गिफिन वस्तुएं। प्रश्न यहां से बहुत पूछे जाते हैं, गिफिन वस्तुएं, या इन्हें हम लो लेवल की वस्तुएं या निम्न कोटि की वस्तुएं भी कहते हैं। गिफिन कहते हैं कि कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जो अगर महंगी हो जाएं तो ज्यादा बिकती हैं और सस्ती हो जाएं तो कम बिकती हैं। यहां पर मांग का नियम उल्टा दिखाई दे रहा है, सोच के देखिए। मांग का नियम यह कहता है कि वस्तु की कीमत अगर बढ़ती है, अगर कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाती है, और अगर कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाती है, ये मांग का नियम कहता है। लेकिन यहाँ पर गिफिन क्या कह रहे हैं, गिफिन कह रहे हैं कि कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिनकी कीमत बढ़ जाने पर उनकी मांग भी बढ़ जाती है और कीमत घट जाने पर मांग भी घट जाती है। एकदम उल्टी बात कही इन्होंने। सुनकर के आपको बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा, भाई हमने तो ऐसे कभी नहीं किया कि सामान महंगा हो गया तो हमने ज्यादा खरीदा, सामान सस्ता हो गया तो हमने कम खरीदा। देखिए, ये ह्यूमन नेचर पर डिपेंड करता है। ह्यूमन नेचर का अध्ययन करके ही गिफिन ने ये बात कही थी। जैसे गिफिन ने ये सर्वे किया कि कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जो बहुत ज्यादा सस्ती हो जाएं तो ग्राहक उनका उपयोग करना कम कर देता है। जैसे मोटा अनाज, ठीक है, अगर मोटा अनाज जैसे कि बाजरा वगैरह ये जब बहुत सस्ता हो जाता है तो लोग इसका उपयोग करना कम कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उनके स्टैंडर्ड से, लिविंग स्टैंडर्ड से मैच
नहीं करता और उसकी जगह पर वो ज़्यादा महंगा अनाज यानी कि गेहूं का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वही मोटा अनाज जौ बाजरा वगैरह अगर महंगा हो जाए तो ग्राहक उस महंगे मोटे अनाज को खरीदते हैं, क्योंकि इससे उनके लिविंग स्टैंडर्ड में कोई गिरावट नहीं आती। यानी कि ह्यूमन नेचर के आधार पर गिफिन ने ये पाया कि कुछ ग्राहक ऐसे भी होते हैं या कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जो अगर ज़्यादा सस्ती हो जाएं तो ग्राहक उनका उपयोग करना कम कर देता है, और अगर वही चीज़ें जब महंगी हो जाती हैं तो ग्राहक उनको ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करता है। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें सामान्यतया निम्न कोटि की वस्तुएं कहा जाता है। निम्न कोटि की वस्तुओं का मतलब है कि सामान्य स्तर की वस्तुएं जिन्हें सामान्य रूप से कोई इस्तेमाल नहीं करता, जब ये महंगी हो जाती हैं तभी इनको इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जब ये बहुत सस्ती होती हैं उस समय कुछ लोग ये मानते हैं कि यह गरीब लोगों का भोजन है या गरीब लोगों की वस्तु है। लेकिन जब यही चीजें महंगी हो जाती हैं तो अमीर लोग भी इनका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो ह्यूमन नेचर के आधार पर गिफिन ने इनके बारे में बताया। तो इस तरह बाजार में कुल 3 प्रकार की वस्तुएं पाई गई, लोचदार वस्तुएं, बेलोचदार वस्तुएं और गिफिन वस्तुएं, यानी कि कर्वकल गुड्स, नॉन कर्वकल गुड्स और गिफिन गुड्स। अब इन 3 प्रकार की वस्तुओं के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें किस पर मांग का नियम लागू होता है। तो मांग का नियम लागू होता है लोचदार वस्तुओं पर। किन पर मांग का नियम लागू नहीं होता? आंसर है बेलोचदार वस्तुओं पर। और किस प्रकार की वस्तुओं पर मांग का नियम उल्टी दिशा में काम करता है? तो वो है गिफिन वस्तुएं। उल्टी दिशा का मतलब है कीमत बढ़ने से मांग बढ़ती है और कीमत घटने से मांग घट जाती है। ये मांग का उल्टा नियम है। तो ये उल्टा नियम जिन वस्तुओं पर लागू होता है उन्हें हम गिफिन वस्तु कहते हैं। कुल मिलाकर के बाजार में किसी वस्तु की कीमत को ध्यान में रखते हुए या किसी वस्तु पर ऑफर देते समय जो विक्रेता होता है वह उन वस्तुओं के स्वभाव पर ध्यान देता है। अगर वस्तुएं लोचदार हैं तो उसमें कीमत कम करके ऑफर दे करके ग्राहक को अपनी तरफ खींचा जाता है। अगर वस्तुएं बेलोचदार हैं इन पर कोई ऑफर काम नहीं करता। अगर गिफिन वस्तुएं हैं तो वास्तव में इनका प्रचार प्रसार करके, और जब प्रचार होगा तो महंगी तो अपने आप ही हो जाएंगी। जैसे कि भारत में श्री अन्न योजना अभी बहुत तेजी से चल रही है। भारत सरकार ने श्री अन्न योजना के माध्यम से मिलेट यानी कि बाजरा और अन्य मोटे अनाज को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया है। अब आप बाजार में देखें, इस समय देखेंगे तो मोटे अनाज से बनी हुई चीजें महंगी बिक रही हैं। सामान्यतया ये गिफिन वस्तुएं थी जो लो क्लास ज्यादातर यूज करता था, लेकिन अब क्योंकि इनको प्रमोट किया जा रहा है और ये महंगी हो गई, अब इनको अपर मिडिल क्लास और हाई क्लास भी यूज कर रहा है। तो ये वो गिफिन वस्तुएं हैं जो महंगी होने के बाद ज्यादा बिक रही हैं और सस्ती जब थी तो कम बिकती थी। तो इस तरह से बाजार में 3 तरह की वस्तुएं हम देखेंगे। तो मांग का यह नियम बड़ा ही काम का है। इसके आधार पर बाजार को कैसे क्लासिफाइड किया जाता है ये आपने देखा। तो हमने इन तमाम जो हमारे पॉइंट है इनके द्वारा हमने जान लिया कि पावर्स ऑफ मार्केट क्या होते हैं, प्राइस फ्लक्चुएशंस क्या होते हैं, रूल ऑफ डिमांड किसे कहते हैं और मार्केट प्राइस क्या होते हैं। इसके बारे में हमने समझ लिया। इनको अप्लाई कीजिएगा, इनका इम्प्लीमेंटेशन कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम जब आप मार्केट जाएं तो इनको अपने ऊपर ही इम्प्लीमेंट करना आप, और आप समझ पाना कि क्या ये काम करती हैं। आप मार्केट में अपना फोकस रखना और ये जानने की कोशिश करना कि कौन से ग्राहक हैं जो गिफिन वस्तुओं पर फोकस करते हैं, कौन सी चीजें हैं जिन्हें आपने गिफिन गुड्स बनते हुए देखा है, कैसे मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएट होते हैं, और आप और बाकी लोग जो डिमांड और सप्लाई है इस रूल को कैसे अपने ऊपर फॉलो करते हैं। इसे आप प्रैक्टिकली जाके देखिएगा मार्केट में। थैंक यू।